नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी सज गए धाम चलो चार धाम। उत्तराखंड में आस्था के सबसे बड़े प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो गई है। यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन भी शुरू हो गए हैं, जबकि 6 और 8 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन भी कर सकेंगे। इस यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। लेकिन सरकार की सभी तैयारियों पर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तैयारी अभी अधूरी है, क्योंकि सरकार को यात्रा की कम चंपावत उपचुनाव की ज्यादा चिंता है। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे, जबकि बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 मई और 8 मई को खोले जाएंगे। यानी 8 मई से पूरी चार धाम यात्रा विधि विधान से शुरू हो जाएगी। चारों धामों के साथ साथ सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थान हेमकुंड साहिब के दर्शन भी 22 मई से शुरू किए जाएंगे। कोरोना के कारण 2 साल बाधित रही इस चार धाम यात्रा को एक बार फिर शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी मेहनत से तैयारियां की हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से चार धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। चार धाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही सरकार की तैयारियों की अब अग्नि परीक्षा है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पूरी सफलता के साथ संचालित होगी। साथ ही ये यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए, सभी का योगदान। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा से पहाड़ पर रहने वाले लोगों के रोजगार जुड़े हैं। पिछले 2 सालों से यात्रा न चलने के कारण सभी लोगों को अपने रोजगार से वंचित रहना पड़ा था, लेकिन इस साल पहाड़ पर रहने वाले स्थानीय लोग इस बार अपना रोजगार भी कर सकेंगे। सरकार अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार की यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य और ठहरने की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। यात्रा के शुरू होने के बाद सरकार पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यात्रा को लेकर सरकार के कई मंत्रियों के बयानों के बीच विरोधाभास है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार इस यात्रा से ज्यादा आने वाले चंपावत उपचुनाव को लेकर चिंता कर रही है। वो चारधाम यात्रा जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, वो चारधाम यात्रा जो 13 से 15 लाख लोगों को रोजगार देती है, आखिर उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है?
सारे मंत्री, जितने मंत्री हैं, अपनी तरह के बयान दे रहे हैं। सबके बयानों में विरोधाभास है। आखिर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों डाल रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति अधिकृत क्यों नहीं किया जा रहा है जो चारधाम यात्रा के बारे में ब्रीफिंग किया करे, जो केवल चारधाम यात्रा के बारे में ऑफिशियल रूप से कोई बयान दे सके? आपके धन सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सतपाल महाराज कुछ कह रहे हैं, गणेश जोशी कुछ कह रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। कोई सत्यापन की बात कर रहा है, कोई ओपन फॉर ऑल कह रहा है, कोई 2 गज की दूरी की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि टेस्टिंग की रिपोर्ट लानी होगी और कोई कह रहा है ये अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे में प्रदेश की जनता भी कंफ्यूज्ड है और बाहर से आने वाले लोग भी कंफ्यूज्ड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। आप देखते हैं, हम लोग कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पक्के इरादे लेके आई है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ के तीर्थन को लेके कितना ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। और कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना। अगर उनके आरोपी की कोई भी सत्यता होती तो 2017 से 22 तक वो कहीं ना कहीं स्थापित होते। आज कांग्रेस किस स्थान पे है, ये देवभूमि की जनता ने उनको आईना दिखाया है। 2 साल के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा का इंतजार राज्य सरकार से ज्यादा पहाड़ों में रहने वाली उस आबादी को था जो चारधाम यात्रा के सहारे अपने रोजगारों से जुड़ी रहती है। ऐसे में इस यात्रा को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार का कर्तव्य है, तो वहीं विपक्ष का भी ये कर्तव्य है कि वो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सवालों से ज्यादा सुझावों पर ध्यान दे, ताकि राज्य की जनता के साथ साथ राज्य का भी भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उन मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं, उसके बाद में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीसी थपलियाल साहब आज हमारे साथ में हैं, यूकेडी के वरिष्ठ नेता है, और नरेंद्र सेठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और भी कई खास मेहमान आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारे इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं सत्यवीर चौहान जी के साथ में। सत्यवीर जी, आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम उत्तराखंड का गौरव है, उत्तराखंड का अभिमान है, लेकिन विपक्ष एक सवाल लगातार उठा रहा है कि सरकार भले ही दावे कर रही है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन तैयारियों से ज्यादा ध्यान सरकार का चंपावत के उपचुनाव पर लगा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आज चारधाम यात्रा जो फिर से शुरू हुई है और अक्षय तिथि है, परशुराम जयंती है, इस पर सभी को, मैं आपके दर्शकों को, उत्तराखंड की देवभूमि के सभी जो यात्रा करने आ रहे हैं और भारतवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूं अपने आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये तारीखें घोषित हुई थी कि यात्रा कब से शुरू होगी और कब किसके कपाट खुलेंगे, तब से हमारी सरकार इसके प्रति संवेदनशील थी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से कोविड के कारण यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, यहाँ के नागरिक बहुत प्रभावित हुए। उत्तराखंड का जो एक ताना बाना है इस यात्रा से, वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हुआ एक तरीके से। तो जब से ये तारीखें घोषित हुई, उसके बाद से सरकार ने निरंतर इस पर बैठकें की, चाहे आप राज्यपाल से ले लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी ले लीजिए, चाहे विभागीय मंत्री ले लीजिए, चाहे फिर पुलिस तंत्र ले लीजिए, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी बात आपके सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम सीधा उत्तराखंड के यमकेश्वर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर से लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, लोकप्रिय
चिदानंद ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OPS नेगी जी, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी उत्तराखंड के मेरे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहां पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहां के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकासखंड है और इसी विकासखंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट घाट चले गए, लेकिन मां बाप और परिवार के सभी सदस्यों के और सामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अभियान के साथ में जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी
और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज पूर्णवार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जमीन कौन दे रहा है? जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय करके उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा मैंने परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर दी। उत्तराखंड सरकार में सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है, उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्रारंभ होगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, आंगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बंबरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियार जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर
मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहां पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, जो तमाम प्रकार की विकृतियां आती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने
बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है। और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल यमकेश्वर में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे थे कि सज गए हैं 4 धाम, और चलो 4 धाम की यात्रा को लेकर हमारे साथ में कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। सत्यवीर जी के पास हम थे। सत्यवीर जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। तो जिस प्रकार से ये 4 धाम यात्रा का सभी उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे थे, और जो तो अब ये यात्रा आज से शुरू हुई है, और सभी का जो भी इसके प्रति आस्था रखते हैं और देवभूमि उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं। और जिस प्रकार ने सरकार ने इस बार तैयारी की है, उसमें पिछले अनुभवों को लेकर भी तैयारी की है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस बार टेक्नोलॉजी का भी इस यात्रा में यूज किया है, जिसपे जगह जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जेसीबी को जीपीआरएस से कनेक्ट किया गया है, जिससे कि कहीं पे भी अगर कोई बाधा आती है यात्रा में कि भाई कहीं रोड खराब हो गई, जैसे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब सुनिश्चित किया गया है कि जेसीबी को ट्रैक किया जाए कि नियरेस्ट जेसीबी कौन सी है, वो जल्द से जल्द आके उसको यात्रा को सुचारू कर सके। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, चाहे यहाँ पर आ रहे हो यात्री, कि 8 बजे के बाद कोई भी वाहन यात्रा के लिए नहीं जा पाएगा, और सुबह 5 बजे से पहले भी कोई नहीं जा पाएगा। 5 बजे के बाद यात्रा जैसे पहले चल रही थी उसके अनुसार चलेगी। और इस बार पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने 100 पुलिस गाइड ऐसे बनाए हैं जिनको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में समझाया गया, जिनको डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में समझाया गया, वो एक टूरिस्ट गाइड की तरह भी कार्य कर सकेंगे। दूसरा, इस बार एक और यहाँ पर अच्छा काम हुआ है कि एसडीआरएफ की नई पोस्टें बनाई गई है, जो यहाँ पर किसी तरह की अगर अव्यवस्था या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्टिव मोड में रहेगी।
और चिकित्सा के दूसरा यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा, यहाँ पर 24 केंद्र रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं और उनमें प्रमुख हरिद्वार है, आपका देहरादून है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। और यहाँ पर इस बार सुनिश्चित किया गया है, जैसे पहले के जो अनुभव है उससे ये सुनिश्चित किया गया है, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे चाहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके कलाई पर एक बैंड होगा जिसमें कि क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड के बिना किसी की कोई एंट्री नहीं होगी, जिससे कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यात्री की लोकेशन पता चल जाएगी, कौन यात्री कहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो ये सब मिला के मैं कहना चाहूंगा, नेक्स्ट सेगमेंट में जब आप पूछोगे तो और भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक पोर्टल भी और वेबसाइट भी दी गई है जिससे कि आप अपने यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हो और अभी क्या सिचुएशन है, कब आपका टिकट अवेलेबल है, कब नहीं है, वो भी देख सकते हो। और जिस प्रकार से यात्रियों की भी अभी लिमिटेशंस लगाई है कि यहाँ की व्यवस्था के अनुसार वो लगाई है। और एक दूसरा अगर पक्ष को देखा जाए कि आस्था का केंद्र तो है, दूसरा अगर यहाँ पे जिस प्रकार से लोग यात्रा करने आते हैं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, दिल्ली की स्थितियां थोड़ी अलग है। अगर आप चार धाम जाओगे, खासकर केदारनाथ जाओगे, तो केदारनाथ में बहुत ही कभी टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, तो अच्छे जूते इस्तेमाल करें, अच्छे कपड़े मतलब गर्म कपड़े यूज करें। दूसरा ये कि स्वास्थ्य का भी पैरामीटर चेक होता है कि जो केदारनाथ जा रहा है वो अगर वो किसी तरह की उसे दिक्कत नहीं हुई तो वो उसका स्वास्थ्य भी एकदम सही है। दूसरा अगर यात्री बाहर से आता है तो कुछ अर्थ दे के उत्तराखंड को जाता है और वो उस अर्थ से यहाँ का व्यापारी से लेके यहाँ का लोकल आदमी से लेके सरकार को मजबूती करता है और उत्तराखंड का राजकोष भी बढ़ता है। तो इस यात्रा में जितने भी आ रहे हैं उनका इस यात्रा में अतिथि देवो भव के जो विचार है उत्तराखंड का और भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन परंपरा रही है उसके अनुसार हम सबका यहाँ स्वागत करते हैं। और उत्तराखंड में आइए और अपनी आस्था जिस प्रकार आपकी उत्तराखंड के प्रति और चार धाम के प्रति है उसको आपका स्वागत करते हैं उत्तराखंड की ये सरकार और उत्तराखंड के सभी नागरिक। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बड़ा दिन है और चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। राजेंद्र जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। लेकिन राजेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि चंपावत उपचुनाव पर ज्यादा ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ठीक है कि चंपावत का उपचुनाव भी उनको कराना है, उनको जीतना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारधाम की यात्रा की कोई तैयारियां नहीं है। आज से जब यात्रा की शुरुआत हो रही तो मुझे लगता है विपक्ष को भी बड़ा दल रखते हुए एक बार तारीफ भी करनी चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में भी एक विश्वास बढ़ सके कि हाँ, अगर हम चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वो सफल होगी और सुरक्षित होगी। नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को यह भी सोचना चाहिए? नहीं गरिमा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया हो। विपक्ष के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार को चेताएं और सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, एक तो वो कम है, दूसरी जो है व्यवस्थाएं बहुत लेट की गई। आज भी अगर भगवान ऐसा ना करे, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई अनहोनी ना हो। अगर 2013 की तरह कोई आपदा हो गई तो कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है वहां पे, क्या वहां पे चिकित्सा व्यवस्था है? ये प्रश्न उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं। अगर हम ये कदम नहीं उठाते हैं तो कल को हमें हमारी जो भूमिका है उसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने वहाँ कितने सरकार जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार वहाँ क्या कर सकती थी? सरकार वहाँ चिकित्सा के लिए व्यवस्था कर सकती थी, सरकार वहाँ अस्थायी टेंटों के लिए व्यवस्था कर सकती थी। जब इन्होंने लाखों की संख्या में किसानों को जो यात्री हैं परमिट कर दिया जाने के लिए, तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था मात्र 6000 लोगों की है और आदमी पहुंच गया 15,000 20,000, उसे कैसे ये लोग कंट्रोल करेंगे? और यात्रा, जैसे मैंने तो पहले भी आपके चैनल पे डिबेट में कहा था कि ये यात्रा जो है, जैसे मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर यात्रा है। ठीक है, हम वापस आपके पास लौटेंगे। थपलियाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ यूपीए के नेता हैं। थपलियाल साहब, आपका भी स्वागत। लेकिन अभी आपने सुना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तैयारियां एकदम दुरुस्त हैं, सब कुछ हो चुका है, बस अब मेहमानों का जो है वो चारधाम में स्वागत है। लेकिन राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत लेट हुई लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं हो पाई हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चारधाम की जब आज से शुरुआत हो गई है तो क्या कुछ आप इन लोगों तक, इन श्रद्धालुओं तक, इन यात्रियों तक पहुंचाना चाहते हैं? कुछ कहेंगे आप? देखो, यात्रा पूरी तौर से इस समय
प्राइवेट हाथों में है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्राइवेट होटल्स और जो प्राइवेट जो व्यवस्था है, जैसे इवन हॉस्पिटल की भी 6 सिग्मा एक एनजीओ है, उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार तो तोतों की सरकार है, जो यहाँ पे तोतों की तरह एक ही शब्द रखती है। यशस्वी प्रधानमंत्री, और यशस्वी प्रधानमंत्री जर्मनी में है, लेकिन वो बहुत उनका ध्यान यही है। वो जर्मनी फ्रांस में कुछ बात नहीं कर रहे, उनका ध्यान यशस्वी प्रधानमंत्री का उत्तराखंड की यात्रा पे है, क्योंकि पूजा हो रही है उनके बिहार में। गंगोत्री में मुख्यमंत्री कर रहा है। अरे चमचागिरी की हद होती है। आप क्यों यात्रियों को डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दौरान इनको कहीं भेज दिया जाए और ये व्यवस्था, ये जो यात्रा है स्वयं में बहुत अच्छी चलेगी। नहीं तो आज आप हरिद्वार में जाइए, आप मसूरी में जाइए, खून के आंसू रो रहे हैं यात्री। आज चाहे कश्मीर में हो यात्राएं, क्योंकि सीजन जो हमारा है पूरे देश का 3 जगह बहुत, चाहे हिमाचल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, सबसे वर्स्ट स्थिति में लोग कान पकड़ के वापस जाते हैं जब उत्तराखंड की यात्रा पे यहाँ पे आते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन हरिद्वार में जब हमने कल देखा तो वहां पे 2.5 घंटा लाइन लगी हुई थी, और कोई भी जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक आज दिन तक कुछ भी फायदा इस यात्राओं से नहीं उठा पाती। मतलब जिस तरह से यहाँ पे जो लोग अरबों खरबों रुपया हरिद्वार में आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड के बच्चे की जेब में कुछ नहीं जा रहा है। सरकार केवल यहाँ पे शब्दों के जंजाल से बोलती जा रही है, लेकिन जिस तरह से केवल सरकार का काम है गिनती करना, वो बांधना, जैसे जेल के हाथ में नहीं बांधते, सब धागा बांध दिया। अरे प्रभु, आज आपने जो पार्किंग की व्यवस्था और जो टॉयलेट की व्यवस्था और कहीं पे पानी पीने की व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में नहीं की है। आप जो आदमी देवप्रयाग में जाता है, वो 1 मिनट भी देवप्रयाग में नहीं ठहर सकता। अरे पहाड़ खोद के तुम बड़ा पार्किंग बना देते। 20-21 साल हो गए तुम्हारी सरकार को, हम उत्तराखंड की सरकार को, ये नए राज्य को बने हुए, हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। हम 4 धाम यात्रा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और वो 4 धाम यात्रा में दिन प्रतिदिन हमारी आय कम होती जा रही है। बड़ी चिंता का विषय है, और इसलिए आय कम हो रही है क्योंकि हवा के माफिक वहां से ट्रांसपोर्टर पूरा दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो ठीक है। यानी थपलियाल साहब, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। सत्यवीर जी लौटेंगे, पहले सभी मेहमानों को एक बार जोड़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हेमा भंडारी जी हैं। हेमा जी, आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर बाकी के पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर बीजेपी को छोड़ते तो मुझे लगता है सबको लग रहा है कि तैयारियां बिल्कुल नहीं है। हर एक व्यक्ति कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर यानी अपने भरोसे ही इस बार यात्रा करने के लिए यात्री पहुंचने वाले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गरिमा जी, देखिए, सभी यात्रियों का, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल बाद जो हमारी 4 धाम यात्रा जो शुरू हुई है, और उसके लिए जो यात्री उमड़ रहे हैं, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, उत्तराखंड का 90% जो व्यापार है वो टूरिज्म पर आधारित होता है, लेकिन उसको कैसे सुगम बनाया जाए, उसको सुगम नहीं बनाया जा रहा। उसमें जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो एक कमेंट्री मैन की तरह सुना दिया, एक चिप फिट कर रखी है और उस चिप को पढ़ के सुना दिया, तो भी अभी सुन लीजिए चौहान जी, बोलने का मौका आपको भी मिलेगा। आपने जो कमेंट्री आपको ये बताया जा रहा था कि 4 धाम यात्रा को इसको सुगम कैसे बनाया जाए, आप लोगों का ध्यान तो सिर्फ उपचुनाव में लगा हुआ है। यात्री किस तरह से परेशान हो रहा है वो यात्रियों से पूछिए। यात्रियों को डराया ना जाए, एक व्यक्ति को तो कम से कम अधिकतर तो अलग अलग बयानबाजी हो रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, और आप ये देखिए कितनी धांधलेबाजी हो रही है। हेलीपैड के टिकट के लिए कितनी धांधलेबाजी हो रही है कि यहाँ के ट्रेवल्स व्यापारी है, उनको कल ज्ञापन देना पड़ा, उनको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, क्योंकि हेलीपैड के टिकट नहीं हो रहे हैं। उसमें अधिकारियों ने ही, जो गढ़वाल मंडल के हाथ में हेलीपैड का वो दिया हुआ है, 11 बजे से संडे को रात को और सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला था। कितनी देर के लिए खुला था? पूरी साइड हैंग हो रही थी, और 12 तारीख को पता चला कि जो है 18,000 से ज्यादा टिकट बुक हो गए, लेकिन यात्रियों को तो फायदा नहीं मिला ना उसका। तो कहाँ किसके जेब में जा रहा है वो? क्यों ब्लैक में बेचे
बेचे जा रहे हैं। इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। चार धाम यात्रा के नाम पे सरकार को सिर्फ यात्रियों को लूटना है। यहाँ पर भी लूट मची हुई है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उनको हम किस तरह से सुगम यात्रा कराई जाए, लेकिन वहां पर भी सरकार का ध्यान सिर्फ लूटने में, मंत्रियों का ध्यान शासन प्रशासन को लगा दिया है उपचुनाव के लिए। लेकिन यात्रा में हम यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किस तरह से हमें सुविधा देनी है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्यों इस पे क्यों टिकट नहीं हो पा रहे, क्यों ट्रैवल व्यापारियों को आज भी रोना पड़ रहा है, क्यों श्रद्धालुओं को सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप इतनी बड़ी बड़ी कमेंट्री सुना रहे हैं, तो क्या आपने देखा यहाँ पर हरिद्वार में क्या हाल हो रखा है? यहाँ आके देखिए श्रद्धालु किस तरह से परेशान है, ट्रैवल वाले किस तरह से परेशान है। क्यों नहीं किसी भी यहाँ पर जो हेलीपैड के नाम पे जो अधिकारियों ने जो धांधलेबाजी कर रखी है कि सारे के सारे ब्लैक में जा रहे हैं टिकट, तो क्यों नहीं ऊपर ऑनलाइन बुकिंग हो पा रही है? इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर ठीक है। सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं के जवाब सत्यवीर जी दे रहे हैं। लगभग जब भी कोई बोलता है सत्यवीर जी का हाथ खड़ा हो जाता है। सत्यवीर जी से सबके जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले संतोष जी को जोड़ लें। संतोष जी हमारे साथ में जुड़े, तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम से। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लेकिन संतोष जी, अभी आपने सुना, ये तो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां नहीं है, जबकि सरकार में जो लोग हैं उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तीर्थ पुरोहित हैं, आपको किस तरह की तैयारियां इस बार नजर आ रही है? क्योंकि 2 सालों के बाद इस बार रौनक चारधाम की यात्रा में पहली बार देखने को मिलेगी। तैयारियां किस हद तक हैं, आप बताइए हमें। संतोष जी, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। संतोष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट करें। जी, आपके चैनल के माध्यम से आज तय किया और गंगोत्री यमुनोत्री के जो 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 4 धाम यात्रा एक यात्रियों के लिए एक यात्रा कहा जा सकता है, लेकिन चारों धामों के और पूरा उत्तराखंड के लोग इस एक अर्थव्यवस्था और एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। पूरा 85% जो है पूरा उत्तराखंड और चारों धामों के स्थानीय लोग इसमें निर्धारित है। 2 साल से जिस तरह से कोरोना महामारी को यहाँ के लोग झेल रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़, विदेश से तमाम दिल्ली से लोग जो है नौकरियां छोड़ करके घरों में आए। ये आज से 2 साल बाद एक यात्रा, जिस तरह से सरकार बमंडर कर रही है, यात्रा आएगी, लेकिन लास्ट में यहाँ के लोगों को धोखा दिख रहा है, क्योंकि लोगों को एक छोटी छोटी नींबू पानी, खीरा, इस तरह के दुकानें लोगों के लगभग यहाँ के दाना। संतोष जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन संतोष जी यहाँ पर बड़ी अहम बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भले ही इंतजार था, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा मिला है। नरेंद्र सेठी जी के पास चलेंगे। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेठी साहब, स्वागत है आपका। सेठी साहब, आपने सुना, संतोष जी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जो कहना चाह रहे थे मुझे लग रहा है वो साफ हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि तैयारियां ठीक नहीं है, या फिर अब जब शुरुआत हो गई है तो कम से कम इंतजार तो करना होगा, हमें देखना होगा कि तैयारियां किस हद तक की गई हैं, या फिर जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये ठीक है? गरिमा, ये कहना तो बहुत आसान होता है और अमूमन देखने में आता है कि अगर किसी के यहाँ कोई आयोजन जिसमें कि 250-300 लोग भी होते हैं, तो वहां भी 10-12 लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं और कहते हैं कि इंतजामात अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। तो ये तो अमूमन देखने में आता है किसी भी आयोजन में। और ये एक ऐसा महापर्व जो पूरे देश का महापर्व है, जिसमें कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और सीधे तौर पर यहाँ पे कम से कम 13 से 14 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा उनसे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और 2 साल बाद जो यात्रा शुरू होगी, लोगों के मन में श्रद्धा और उल्लास और साथ में जो लोकल व्यवसाय है यहाँ का, उन सब की कुछ ना कुछ आस खिली हुई है। तो उन सब को देखते हुए मेरा तो यही मानना है कि हम किसी भी प्रकार से जिस भी प्रकार अपने तर्क वितर्क हों, यात्रा से संबंधित जो भी इंतजामात हों,
कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि इंतजामों में कोई भी कमी हो किसी तरीके की। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, लेकिन हमें एक सकारात्मक पहलू लेकर और यात्रा की एक ऐसी छवि पूरे देश में प्रसारित होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर है जब श्रद्धालुओं को यहाँ आने का देवभूमि में मौका मिलेगा, क्योंकि 2 वर्षों तक तो यात्रा ही नहीं हुई और उस दौरान बहुत सारे लोग इस बात से वंचित रह गए बाबा केदारनाथ के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने में। तो उनके मन में जो भावनाएं हैं और जो श्रद्धा भाव है, हम किसी तरीके से अपने राजनीतिक ताने बाने में उनको बुनकर कहीं किनारे ना कर दें। और हमें चाहिए कि उनको जो यहाँ लोकल जो गाइड हैं, जैसे अभी बहुत अच्छी बात बोली सत्यवीर जी ने कि बहुभाषीय लोकल गाइड्स भी हैं, तो उन गाइड्स के द्वारा उन लोगों को भी मदद मिले जो स्थानीय भाषा में संवाद नहीं कर पाते। साथ ही में सरकार इस बात का एक खास नियंत्रण रखे कि कोई भी, जैसे अमूमन सुनने में आता है, शिकायतें मिलती हैं कि जो लोकल होटल होते हैं, भोजनालय होते हैं, वो अपने दाम दुगने बढ़ा देते हैं। तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक जरूर कोई ऐसा चेक बनाए जिससे कि लोगों के अंदर किसी इस तरीके की भावना ना जाए कि लूट खसोट की बात यहाँ चल रही है। और साथ ही में बद्रीनाथ से जैसे केदारनाथ तक जाना है, तो दोनों ही जो यात्राएं हैं, केदारनाथ तक की और बद्रीनाथ तक की, तो दोनों 200 किलोमीटर और लगभग 290 किलोमीटर दूसरी यात्रा। तो इतने लंबे सफर में बीच बीच के अंतराल में इनके जो संपर्क हैं, जो कंट्रोल रूम्स हैं, वो इस तरीके के होने चाहिए कि हर 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर यात्री कहीं बीच में किसी कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो वायरलेस सेट के द्वारा अपनी सूचना वहां दे सकता है और हर एक का डाटा वहां पे उनका पूरा उपलब्ध होना चाहिए प्रवेश द्वार ऋषिकेश से। इससे और अच्छा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि आलोचनाओं को दूर रखकर और एक यात्रा सुगम हो, संख्या बढ़े, लोग एक अच्छा विश्वास और छवि के साथ वापस लौटे, मेरा ये मानना है। ठीक है, सत्यवीर जी के पास चलते हैं। सत्यवीर जी, आप बताइए, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल भी जोड़ लीजिए। सवाल ये है कि देखिए, अभी आपने कहा कि एक बैंड हर एक जो यात्री होगा, जो श्रद्धालु होंगे, उनको पहनाया जाएगा, जिसमें एक बारकोड होगा, जैसे स्कैन कर सारी जानकारी जो है वो मिल सकेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी कह रहे थे कि पूरी जानकारी लोगों को नहीं। हेमा जी ने भी कहा कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई एक व्यक्ति निर्धारित क्यों नहीं किया जाता है जो पूरी ब्रीफिंग चारधाम की यात्रा को लेकर करे। ऐसे में असमंजस की स्थिति जब हम लोगों में है, तो आम जनता का भी तो कुछ ऐसा ही हाल होगा ना, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे में क्लियरिटी कैसे हो पाएगी? नहीं लगता कि इसके लिए एक प्रॉपर एक निर्धारित व्यक्ति होना चाहिए था, एक टीम होनी चाहिए थी जो सिर्फ इसके बारे में ब्रीफिंग करे? इसका जवाब और बाकी आपको क्या कहना है? We are very clear about the चारधाम यात्रा। यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए प्रॉपर अगर एक ही रहेगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। पुलिस तंत्र है, आपका परिवहन तंत्र है, परिवहन के व्यक्ति परिवहन का ध्यान रखेगा, पुलिस का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य का रखेगा। और मैं किसी भी जितने भी प्रवक्ता थे, इनकी बातों का ना जवाब देते जो हमारी सरकार ने तैयारियां करी है और जिससे लोगों को, चारधाम यात्रियों को आने वाले समय में फायदा होगा और किस प्रकार की गाइडलाइन सरकार ने मतलब कार्य किए हैं, उसके ऊपर जाना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, उत्तराखंड tourism.gov.in पे भी आप जाके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अवेलेबल टिकट्स कब के है, कब के नहीं है। दूसरा, मैं हेली सेवा के लिए बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बार फैसिलिटीज दी गई है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, आप काउंटर पे जाके भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 20 तारीख तक पूरी हेली अवेलेबल नहीं है। ये देख सकते हो कि यहाँ के प्रति लोगों की कितनी आस्था है और जिससे आने वाले समय भी यहाँ उत्तराखंड राज्य को कुल मिला के फायदा होगा। दूसरा, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इस बार अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, टोटल जो आंकड़ा है केवल भारत के अंदर का, वो 3 लाख के लगभग का हो गया है। उसमें से सबसे ज्यादा केदारनाथ में 90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आप ये देखिए कि केदारनाथ के प्रति क्यों आस्था बढ़ी है। वो उसका एक कारण, मैं राजनीतिक दृष्टि में नहीं जाऊंगा, कि केदारनाथ के प्रति इसलिए भी आस्था है कि जिस प्रकार से 2013 में आपदा आई थी, फिर यहाँ के लोगों को लगा था कि भाई ये जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति श्रद्धा है, क्या पता दोबारा से ये स्थापित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसको देखते हुए जिस प्रकार ने मैं सरकार का नाम भी नहीं लूंगा, कहेंगे फिर हमारे पर लगाएंगे कि भाजपा सरकार बोलेंगे, कि जिस प्रकार से वहां पे कार्य किया, चाहे वहां पे धर्मशालाओं का कार्य हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य का मूर्ति स्थापित हो, चाहे वहां पे जिस प्रकार की गुफाएं हैं, सारी की सारी गुफाएं पैक हो गई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक जो होटलों का डेटा आया है, 2.50 लाख जो यात्री है उन लोगों ने अभी तक होटल बुक कराए हैं।
और लगभग मैं आपको कह रहा हूँ विदेश से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2 लाख के लगभग वहां से भी लोगों ने यहाँ भारत आने के लिए कि 4 धाम यात्रा करनी है और उत्तराखंड को समझना है, यहाँ के पर्यटन स्थलों को घूमना है और यहाँ की संस्कृति को जानना है। तो इतना यहाँ तक अपडेट आ चुका है। दूसरा मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, जो वो तो मैंने बता ही दिया कि 5 बजे के रात को 8 बजे के बाद कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं करेगा, 5 बजे से पहले कोई मूवमेंट नहीं करेगा। आफ्टर 5 o'clock मॉर्निंग में वो करेगा मूवमेंट, कि भाई रात को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना। दूसरा मैं एक और डेटा देना चाहूंगा स्वास्थ्य के। दूसरा हाँ, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिटी जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छा संज्ञान दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चेक पोस्टें बनाई है, जैसे कि कहाँ, जैसे आपका डामठा में है, तपोवन में है, कुठाल गेट में है, ब्रह्मपुरी में स्थापित की गई है। और इंटरसेप्टर भी लगा। इस बार देखो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया, पहले सेकंड में मैंने आपको बताया, इस बार इंटरसेप्टर भी लगाए गए हैं। और मुख्यतः वो कहाँ पे 3 स्थानों पे लगाए गए, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच में। पहला जो इंटरसेप्ट पड़ेगा रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच में, दूसरा जो रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच में, और तीसरा आपका डामठा से यमुनोत्री के बीच में। और इन इंटरसेप्ट को इसलिए लगाया गया है कोई ओवर स्पीड ना करे, 40 km/h के हिसाब से। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का एक पर्यटन के, जब से उत्तराखंड बना है, विश्व मानचित्र में पर्यटन के एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और एक मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 3 मुख्य जिले हैं, जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। जितने भी हॉस्पिटल है वो उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जिस प्रकार रुद्रप्रयाग में 108 की 6 एम्बुलेंस है और विभाग की 8 एम्बुलेंस। ठीक है, यानी बेसिकली सत्यवीर जी आप यही कहना चाहते हैं कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है, रोड मैप जो है वो पूरा तैयार हो चुका है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्वास्थ्य संबंधी या फिर जो भी हो, हर एक चीज की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। राजेंद्र जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। राजेंद्र जी, यात्रा पर सवाल उठाने तक ठीक था, लेकिन यात्रा का चुनावी कनेक्शन निकाल देना ये किस हद तक ठीक है? क्योंकि देखिए चंपावत में चुनाव है, भले खटीमा में पुष्कर सिंह धामी हार गए थे, लेकिन चंपावत में तो लोग कह रहे हैं बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ध्यान भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में वहां पर देना पड़ रहा है। फिर ऐसे में विपक्ष क्यों 4 धाम को चुनाव के साथ कनेक्ट कर रहा है? राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? राजेंद्र जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें उसके बाद बोलें। मेरा कहना है गरिमा जी कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार ये चाहती है कि उसके समय में सबसे अच्छा काम हो। लेकिन कितनी भी आप सरकारों को देख लें, उन्होंने अच्छा काम करना चाहा, हालांकि गलतियां भी सरकार से होती है। लेकिन 4 धाम यात्रा का जो संबंध है वो उत्तराखंड की पहचान से भी है और उत्तराखंड के विकास से भी। तो जैसे अभी छपलियाल जी कह रहे थे कि ये प्राइवेट लोगों के भरोसे छोड़ी गई यात्रा, इसमें होटल भी प्राइवेट है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्राइवेट है, इसमें हो सकता है मेडिकल फैसिलिटी भी, जैसा भी सिग्मा कंपनी के लिए कहा। मैं एनजीओ है। मैं इससे हटके एक बात कहना चाहता हूँ। सतबीर जी आप चिंता ना करें, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जिससे आपको दिक्कत महसूस हो। मेरा कहना यह है, उत्तराखंड के परिवहन निगम के पास वॉल्वो की बहुत सारी बसें हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी 10-20 बसों को इस यात्रा के लिए रिजर्व रख सकता था, और बहुत अच्छी क्वालिटी की बसें। आप विपक्ष को ये मत समझिए कि हम बिल्कुल नेगेटिव ही जा रहे हैं। हमारा कहना यह है सरकार काम तो कर रही है। गरिमा, लेट मी कंप्लीट। ओके कंप्लीट। मेरा कहना यह है सरकार काम कर रही है, एक तो धीमी गति से कर रही है। पहली जब आप पिछले हफ्ते आपने डिबेट की, उसके बाद उसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, उसका संज्ञान महामहिम राज्यपाल महोदय ने लिया। और उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग कॉल की, नंबर 1। नंबर 2, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर है काम करने के प्रति। ठीक है, इसलिए हम इस यात्रा के संबंध में कह रहे हैं, वरना सरकार काम करेगी, सरकार जिम्मेदार होगी। हमने तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे हम अभी जनता के बीच गए,
जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, हम विपक्ष में। अब अगर क्या नाम आप कहें तो हम इस पर जो कमियां हैं, खामियां हैं, जिनसे यात्रियों को, उत्तराखंड को, यात्रियों को असुविधा न हो और उत्तराखंड का टूरिज्म भी डेवलप होगा, उत्तराखंड में रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। ठीक है, तो हम आवाज उठाएंगे। गरिमा जी, मैं एक चीज बिल्कुल आवाज देखिए उठाएंगे, और हम भी इसीलिए सवाल उठा रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे यात्रा के लिए उनको कोई समस्या ना हो। ठीक है सत्यवीर जी, जल्दी से बस एक लाइन, वक्त बहुत कम है आज हमारे पास। टूरिज्म से रिलेटेड अभी पिछले हफ्ते ही बैठक हुई थी, तो इसमें यहाँ के टूरिज्म में जो टैक्सी यूनियन वगैरह दूसरे भी परिवहन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जो बाहर से जो ऑल इंडिया परमिट के लोग बस लेके नहीं आते हुए यहाँ दिक्कत पैदा करते हैं, उनका ये संज्ञान में लेते हुए तत्काल मुख्यमंत्री जी ने, जिसके पास ऑल इंडिया परमिट होगा वही यहाँ। सत्यवीर जी देखिए, आज तो राजेंद्र जी ने भी कहने पर मान लिया कि हाँ सरकार काम कर रही है, भले धीमी गति से कर रही हो, तो आपको यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि कम से कम विपक्षी भी मान रहा है कि सरकार काम कर रही है, गति भले धीमी हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की बहुत कमी आज हमारे साथ में है, और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि चारधाम सज कर तैयार हो चुके हैं, और आज यानी अक्षय तृतीया के पावन मौके पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या सरकार का ध्यान चंपावत के उपचुनाव पर है? इसी को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।